हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने हेलो वर्ल्ड तक देख लिया था कि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है सी प्लस प्लस में। ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स की। ठीक है, कि वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। पूरा डीप में समझते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, और डेटा टाइप्स की कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स का अपन यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, अपना जो भी डेटा स्टोर होता है ना, वो रैम में जाके किसी मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि रैम में बहुत सारी छोटी छोटी सी मेमोरीज रहती है। रैम के अंदर क्या रहती है, बहुत सारी छोटी छोटी सी मेमोरीज रहती है, और उन हर एक मेमोरी का अपना एक एड्रेस रहता है। ठीक है, अपना जो भी डेटा रहता है उस रैम के अंदर कोई भी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। अब मुझे उसका यूजर को उसका एड्रेस तो ना पता रहता है कि मेरा ये डेटा इस मेमोरी की इस एड्रेस पे स्टोर हुआ है। ठीक है, तो यूजर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए ही वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, चलिए। अब मैं समझाता हूँ। डेटा टाइप्स मैंने आपको बता दिया, क्या बता डेटा का टाइप्स बताते हैं। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं उसकी सिंटेक्स की, कि अपन वेरिएबल्स लिखते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपको पता है, ये कमेंट्स कहते हैं, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स से क्या होता है कि ये चीज ना अपना सी प्लस प्लस का कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ये चीज अपना सी प्लस प्लस का कंपाइलर इग्नोर कर देता है। इसका मतलब कि आपको आउटपुट में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, मैं आउटपुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ कमेंट्स लिखा, कमेंट्स लिखा हुआ आएगा क्या आउटपुट पे, चेक करते चलिए। नहीं आ रहा, देखिए कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक आया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों आया सुनना। ये कमेंट्स क्या है, कमेंट्स इसलिए यूज किया जाता है कि मान लो आप जब भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, आप हजारों लाखों लाइन के कोड्स लिखोगे, हजारों लाइन के कोड्स लिखोगे, मतलब लाखों तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हजारों लाइन के कोड्स लिखोगे तो उसमें क्या रहेगा कि आप कहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, या आपको भी एट द टाइम कभी नहीं पता हुआ, या फिर मान लो कि आज आप इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आपने स्विच कर ली कंपनी, तो नेक्स्ट कोडर आएगा तो उसको भी नहीं पता रहेगा कि भाई यहाँ पर क्या इनने किया इस प्रोजेक्ट में। तो उस समय आप ये कमेंट्स लिखोगे कि हाँ, मैंने यहाँ पर एडिशन वाला परफॉर्म किया है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला परफॉर्म किया है, ताकि जो न्यू प्रोग्रामर आएगा उसको समझने में इजी हो। तो लेकिन ये कमेंट्स क्या करते हैं कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है। सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। अब देखो, मैंने कमेंट्स का साइन हटा दिया तो इसका कलर चेंज हो गया, दो एरो लगा दिए तो कमेंट्स हटा दिया है, तो ये कमेंट्स का साइन हट गया। ठीक है, कमेंट्स का साइन हट जाएगा तो यहाँ पर एरर देगा, क्यों, क्योंकि भाई ये देखो, वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है, आया समझ में। इसलिए आप कमेंट्स लगाओगे तो ये कंपाइलर इग्नोर कर देता है, कंपाइलर इसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है, और यूजर के प्रोग्रामर के लिए अच्छा रहता है। और बिकम एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर आपको कमेंट्स देना चाहिए। ठीक है, चलिए। ये बात तो हो गई कमेंट्स की। अब चलिए बात करते हैं सिंटेक्स की, कि अपन को डेटा टाइप का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं अपन। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और सेमीकोलन, और वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू और सेमीकोलन। अब सुनना, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। ठीक है, अब डेटा टाइप मैंने आपको बताया चार तरीके के अपन मोस्टली डेटा टाइप यूज करते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है, चलिए। मैंने क्या बताया, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। वेरिएबल में नेम मान लो मैं एज ले लेता हूँ किसी की भी, एज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, 45। ठीक है, और सेमी कॉलम से क्लोज कर दिया। देखो, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मैंने एज लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, नॉट रेस्ट्रिक्शन। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल टू, मतलब ऐसा नहीं बता रहा है कि एज किसके बराबर है, 45 के बराबर है, नहीं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो लेफ्ट की वैल्यू राइट में असाइन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 45 नाम की वैल्यू है वो इस एज नाम के वेरिएबल में क्या हो गई, स्टोर हो गई। जो 45 नाम की वैल्यू है वो इस एज नाम के वेरिएबल में क्या हो गई, स्टोर हो गई। ये शो करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू राइट के अंदर स्टोर कराने का काम करता है। और सेमी कॉलम से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस एज नाम की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि अपनी सी प्लस प्लस की आईओस्ट्रीम की लाइब्रेरी में एक सी आउट करके प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट रहता है, जो जो वैल्यू अपन उसमें डालेंगे वो एज इट आउटपुट में अपन को बता देगा, अपन को यूजर से लेने की जरूरत नहीं है। तो सी आउट
का मैं यहाँ पर यूज करूंगा सी आउट, और लेस देन के दो बार साइन, और एज आ गया। क्या आ गया? एज। डायरेक्टली मैंने किसको एक्सेस किया? एज को एक्सेस किया। अब इस एज को एक्सेस करूंगा तो इसके अंदर की जो वैल्यू रहेगी ये मुझे वो आउटपुट में दे देगा। आइए इसको रन करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 45 मुझे आउटपुट आ गया, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब सुनना, कभी मैं यहाँ पर एज नहीं लगाता, मान लो ऐसे तो ये एरर देगा, बट यहाँ पर मैंने इंट इक्वल टू 45 लिख दिया। ठीक है, इंट इक्वल टू क्या लिख दिया? 45। अब ये रैम में जाके किसी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा यार? क्योंकि मान लो कि मैं एज के अलावा मैं स्टूडेंट की आईडी लेता, वो भी इंटीजर में आती, रोल नंबर रहता वो भी इंटीजर में आती, तो ये सब तो अपनी रैम की छोटी छोटी सी मेमोरीज में स्टोर हो गए होंगे। अब उस मेमोरी का एड्रेस क्या है मुझे क्या पता, यूजर को थोड़ी ना पता रहेगा। ठीक है, तो यूजर डायरेक्टली किसको एक्सेस करेगा? वेरिएबल को एक्सेस करेगा, और वेरिएबल का काम रहेगा कि वो उसके अंदर की वैल्यू निकाल के दे। आया समझ में? बहुत बढ़िया, चलिए। अब ये तो एज का हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फ्लोट। मान लो कि किसी के परसेंट आए। ठीक है, परसेंट आए 75.6। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? एज के साथ परसेंट, एज को मैं कमेंट कर देता हूँ, कंपाइलर इग्नोर कर देगा इसको। सी आउट, अब मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ? परसेंट को कर रहा हूँ। परसेंट को मैंने एक्सेस कर लिया और सेमी कॉलम से क्लोज। ठीक है, डायरेक्टली मुझे क्या चाहिए? देखो सी आउट का क्यों यूज कर रहा हूँ कि मुझे जो परसेंट की वैल्यू है मुझे वही वही आउटपुट में चाहिए, उसमें मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं सी आउट का यूज कर रहा हूँ। सीन का यूज करना मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लिए तो परसेंट की, अब मुझे मान लीजिए कि अच्छा ये इंटीजर टाइप का है डेटा टाइप, तो ये एज भी क्या हो जाएगी? पूरी इंटीजर टाइप की हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि इस इंटीजर डेटा टाइप ने इस एज नाम के वेरिएबल को वो सारी पावर दे दी। कहा कि सुन एज, तू इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू को स्टोर करा ले, मैं तुझे मना नहीं करूंगा। वैसे ये फ्लोट भी है, फ्लोट ने परसेंट नाम के वेरिएबल को वो सारी पावर्स दे दी कि सुन फ्लोट और परसेंट, तू फ्लोट टाइप की कोई भी वैल्यू को स्टोर करा ले, मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पर बस इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ, फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कराता हूँ, तो क्या होता है? चलो देखते हैं। 75 ये आ गया। ये ऐसे तो बाय डिफॉल्ट 00 लेना चाहिए, इसमें पता नहीं क्यों नहीं लिया है। यहाँ पर एक काम करते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। मैंने इंटीजर में फ्लोट टाइप की वैल्यू ली है। ठीक है, अब यहाँ पर एज को एक्सेस करके देखते हैं। चलिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और ऊपर चलाता हूँ। देखिए 45 लिया। क्यों लिया समझते हैं, सुनना। 45 है, ठीक है। अपना डेटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, है ना? तो वेरिएबल्स के पास पावर कौन सी आई होगी? इंटीजर टाइप की आई होगी। ठीक है, तो फिर इंटीजर टाइप की पावर आई होगी। लेकिन यहाँ पर आप डेसिमल वैल्यू ले रहे हो, तो ये पॉइंट की बाद की वैल्यू को इग्नोर कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉइंट की बाद की वैल्यू को इग्नोर कर रहा है। वे एज नाम का वेरिएबल बोल रहा है कि भाई मेरे पास पावर्स है कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास और कोई भी पावर नहीं है, मेरे पास ये पावर है कि मैं सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को ले सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो जो डेसिमल वाली वैल्यू से, यानी कि पॉइंट के बाद वाली ये वैल्यू से, ये उसको क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। ठीक है, वैसे परसेंट के साथ भी होता। परसेंट के साथ परसेंट बोलता है कि भाई मैं सिर्फ पॉइंट मतलब डेसिमल वाली ही वैल्यू ले सकता हूँ, तो इसको पॉइंट में 00 देना चाहिए था, आउटपुट में .00 लगा के देना चाहिए था, पता नहीं इसने क्यों नहीं दिया है। ठीक है, अब एक बात करते हैं कैरेक्टर्स की। ठीक है, मुझे मान लो किसी का जेंडर लेना है, तो मैंने एक कैरेक्टर डेटा टाइप बनाया और जेंडर। ठीक है, जेंडर इक्वल टू में सिंगल इन्वर्टेड कोमा ए, सॉरी मेल ले लिया। ठीक है, और मैं इस जेंडर को क्या करता हूँ? एक्सेस करता हूँ। किससे करूंगा? उसके वेरिएबल्स के नेम से, वो उसके वेरिएबल के नेम से। जेंडर एक्सेस एम आई आउटपुट में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये अपने चारों डेटा टाइप्स की बात कर ली। इन डबल की बात कर ले रहे, डबल रह गया ना बेचारा, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, चलो अब डबल की बात करते हैं। डबल में वही ले लेते, एक काम करते, सीजी पे ले लेते।
वैसे इतने ज़्यादा बड़े किसी के सीजीपीए आते नहीं होंगे, फिर भी अपन ले लेते हैं, देखते हैं इसकी लिमिट भी कहाँ तक रहती है, कहाँ तक ये ले सकता है, ठीक है। हम्म। चलिए, अब मैं सीजीपीए को एक्सेस करता हूँ, सीजीपीए क्या दे रहा है ये। अच्छा, यहाँ पर अपन सेमी कॉलम नहीं लगाया, ठीक है, ठीक है। आ गया सीजीपीए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके रूल्स की, कि रूल्स ऑफ द वेरिएबल्स क्या है। हम्म। चलिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, रूल्स ऑफ वेरिएबल। रूल्स ऑफ वेरिएबल्स की अपन बात कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि, ठीक है। हम्म। पहला रूल क्या बोलता है कि आप वेरिएबल्स के बीच में स्पेस नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल, कि मैंने एज ली, किसकी ली, अमित की, ठीक है। तो अमित स्पेस एज, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वेरिएबल्स का रूल है कि मैं किसी भी वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं लगा सकता हूँ, वो एरर देगा। चलिए रन करके देखते हैं। ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि भाई अपन बीच में स्पेस नहीं लगा सकते। तो सर स्पेस नहीं लगाएंगे तो मान लो मुझे किसी की एज लेनी है नाम के साथ, तो मैं कैसे लूंगा? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आप ये लगा दीजिएगा, तो इससे आपकी स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो अब ये चल सकता है। तो ये था पहला रूल, ठीक है। ये चल गया, देखिए, है ना। दूसरा रूल क्या बोलता है कि आप ना किसी भी वेरिएबल के पहले कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने 45 अमित स्पेस डेज स्पेस एज ले ली। तो देखिए, आप किसी भी वेरिएबल के नेम के पहले स्पेस वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले सकते हो। हाँ, नेम के बाद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने एज 1 करके ले लिया, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चल गया, ठीक है। यही वेरिएबल्स के रूल्स हैं। हम्म। चलिए, अब एक काम करते हैं, मैंने ये भी बता दिया, कैरेक्टर में स्टोर्स कराना भी बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट पहले, टाइम कितना हुआ है, ये टाइम, चलिए देखते हैं। हम्म। सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स वाला। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। पहले इंटीजर डेटा टाइप से लेके देखते हैं। मैंने इंटीजर ए नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 4 स्टोर करा दिया। एक बी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 6 स्टोर करा लिया, और एक सी नाम का वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। मैंने किया सी इक्वल टू में ए प्लस बी, ठीक है। अब सुनना, इसका मतलब क्या होगा। ए में क्या है, 4 है। बी में क्या है, 6 है, ठीक है। 4 + 6 कितना हो गया, 10। और ये 10 इस असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा किस में जा रहा है, इस सी में जा रहा है, सी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और मैं किसको एक्सेस करूंगा, सी नाम के वेरिएबल को एक्सेस करूंगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये वैल्यू जा रही है, जो भी ये सी इक्वल टू में ए प्लस बी जा रहा है, और मतलब ए प्लस बी, मतलब 4 + 6 कितना हो गया, 10। इस 10 किस में जा रहा है, सी नाम के वेरिएबल में जा रहा है। तो मैं किसको डायरेक्टली एक्सेस करूंगा, मैं इस सी नाम के वेरिएबल को एक्सेस करूंगा, क्योंकि जो 10 वैल्यू है वो किस में स्टोर हुई, सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हुई, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं। आउटपुट आ गया 10, लेकिन ये 10 थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं करता हूँ यहाँ पर सम इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब सुनिए, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको कुछ भी वैल्यू, मतलब कुछ भी जो लिखना है वो लिख सकते हो डायरेक्टली, ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा सम इक्वल टू में, ठीक है। तो सम इक्वल टू डायरेक्टली ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये आ गया सम इक्वल टू, ठीक है। अब इसी के साथ अपन फ्लोट के साथ भी ऐसे ही कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। फ्लोट में मैं ले लेता हूँ वही डी नाम का वेरिएबल, जिसमें मैं डाल देता हूँ 45। एक ले लेता हूँ ई नाम का वेरिएबल जिसमें 74, एक मिनट, सॉरी, पॉइंट में लेना है ना। हाँ ठीक है, चलो इसको भी डाल देते हैं पॉइंट में, ठीक है। और एक में ले लेता हूँ एल, ठीक है। अब ऐसे ही सम कराना है, एल इक्वल टू में डी इंटू में ई, ठीक है।
और मैं किसको डायरेक्टली एक्सेस करूंगा, एल को। लिख देता हूँ सम इक्वल टू में एल, क्योंकि देखो जो भी इनका सम हुआ होगा वो किस में आया होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा इस एल में आया होगा, और मैं डायरेक्टली किसको एक्सेस कर रहा हूँ, इस एल को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए चला के रखते हैं। मेरा ये सम तो आ गया, ठीक है, वो 10 तो दे रहा है, ठीक है, और ये सम भी आ गया, ठीक है, बट ये एक लाइन में आ रहा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि इसकी लाइन चेंज करनी है, तो अब लाइन चेंज करने के लिए क्या करूंगा, तो भैया उसके लिए भी है। देखो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एंडल। एंडल क्या करता है, लाइन चेंज करने का काम करता है। एंडल क्या काम करता है, लाइन चेंज करने का काम करता है, ठीक है। आपने जैसे ही एंडल लगाया, अब देखते हैं आउटपुट, तो क्या हो गई, लाइन चेंज हो गई। तो एंडल आपने यहाँ पर एक नए कीवर्ड के बारे में पढ़ लिया, एंडल, ठीक है, जिससे क्या होता है, लाइन चेंज होती है, ठीक है। चलिए ये काम तो हो गया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स भी हो गया। अब डबल वाला आप कर लीजिएगा, बस यहाँ पर डेटा टाइप क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। इसी के साथ आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं, ठीक है। होमवर्क में क्या रहेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये सब आपको करा के देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसकी बात हो गई। अब सर आपने कहा था आप कब से सी आउट के बारे में बता रहे हो, सीन के बारे में भी बता दो, वो भी तो अपना एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा, ठीक है बता देता हूँ यार। यही कर लेते, एक काम करते, एडिशन ऑफ टू नंबर्स अप्लाई कर लेते। तो मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर लेता हूँ बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, इन द सेंस कि यार अब मैं अपने अकॉर्डिंग का नंबर लूंगा, ठीक है। आपने तो डिस्प्ले मतलब जैसे कि मैंने लिखा था ना, ए इक्वल टू 4, यानी कि मैंने वहीं पे बता दिया कि ए के अंदर 4 है और बी के अंदर 5 है, ठीक है। लेकिन इस बार मैं कंपाइल करने के बाद बताऊंगा कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी और बी के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। तो चलिए देखते हैं। मैंने ए और बी और सी नाम के वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर किए कि हाँ इस नाम के वेरिएबल यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अभी इनमें कोई भी वैल्यू मैंने असाइन नहीं की है, ठीक है। मैं सी आउट लिखता हूँ कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, मुझे ए की वैल्यू डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एंड एल लगा लेता हूँ, ठीक है, एंड एल, ठीक है। और मैं सी इन में ग्रेटर देन साइन आएंगे, सी आउट में लेस देन साइन आते हैं, ठीक है, एक्सट्रेक्शन। और सी इन में इंसर्शन वाले साइन आते हैं, इनका नाम भी है एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन, ठीक है। और सी इन में एंडल नहीं आता, ये आता है, सी इन में लाइन चेंजर नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज कर लेता है, ठीक है, जब भी अपन यूजर से इनपुट लेते हैं। तो सी इन यानी कि ये बोल रहा है कि हाँ आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, ये सी इन क्या बोल रहा है कि आपको कौन से वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। तो मैंने कहा कि मुझे ए नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे कौन सी चाहिए, ए नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू चाहिए। तो सी आउट, फिर मैं क्या करता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैं काम बी की वैल्यू इनपुट करा लेता हूँ, एंडल। अब सी इन पूछता है कि हाँ आप बताइए आपको कौन से नाम की वैल्यू चाहिए, तो मुझे बी नाम की वैल्यू चाहिए, मतलब बी के अंदर मुझे इनपुट चाहिए यूजर से, ठीक है। उसके बाद में क्या करता हूँ, सी इक्वल टू में ए प्लस बी, जैसे ही इनके अंदर वैल्यूज आ जाएगी। अब जैसे कि सबसे पहले क्या बोलेगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। फिर ए में मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, मान लो 5 ले ली, ठीक है। फिर वो बोलेगा इंटर द वैल्यू ऑफ बी, मैंने बी के अंदर 6 ले ली, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर इनका सम करूंगा, क्योंकि अब तो इनके अंदर वैल्यू आ गई है ए और बी के अंदर, ठीक है। हम्म, ए और बी के अंदर वैल्यू आ गई, तो 5 + 6 कितना हो गया, 11। और 11 किस में चलेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा इस सी में चले गया। 11 किस में चलेगा, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा सी में चले गया, और मैं डायरेक्टली किसको एक्सेस कर रहा हूँ, सी को एक्सेस कर रहा हूँ। सम इक्वल टू में सी, ठीक है, एंडल लगा देता हूँ। अब डायरेक्टली चले रन करके देखते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने चलो 45 डाल देता हूँ, और इंटर द वैल्यू ऑफ बी 5 डाल देता हूँ। सम इक्वल टू 50। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब ये तो बात हो गई थी इसकी। अब कभी मान लो मुझे फ्लोट में करना हो तो, भाई फ्लोट में भी ऐसे ही है, कोई भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अलग से चेंज ला देंगे फ्लोट में। फ्लोट में भी बिल्कुल ऐसा ही है, डेटा टाइप आपको बस चेंज करना है, इधर फ्लोट करना है। चलिए इधर एक काम करते यूजर से लिया ये ना, इधर ही मैं इसका डेटा टाइप चेंज करके फ्लोट कर देता हूँ, और क्या।
फ्लोट। ठीक है, बस। ठीक है, ये फ्लोट वैल्यू ले रहा है, ये आ गया सम। बस है ही क्या इसमें यार, कुछ भी नहीं है। आपको बस समझाना अच्छा है, समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये बात हो गई थी, आप डबल का यूज करके कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बस डबल लिख देगा, डेटा टाइप, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करके देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब बात करते सर, आपने एक बार बताया था कि इंटीजर की और इन सब की अपनी रेंज होती है कि ये एक लिमिट तक ले सकते हैं। तो इनकी रेंज है क्या वैसे, ये तो बताइए हमें, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको रेंज क्या है। मैं एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ एक ऑपरेटर रहता है जो इन सब की रेंज बताने में काम आता है। मुझे चाहिए इंटीजर की रेंज, कि इंटीजर की रेंज कितनी है, ठीक है। एंडल प्लेस, तो देखते हैं इंटीजर कितना बाइट कैरी करता है। इंटीजर करता है 4 बाइट कैरी। कितना बाइट कैरी करता है? 4 बाइट कैरी करता है। अब वो 4 बाइट यानी कि एक बीट में क्या रहते हैं, एक एक बाइट में रहते हैं, एक बाइट में रहते 8 बीट, 8 बीट रहते हैं, ठीक है। तो 4 बाइट में कितने हो गए? 32 बिट्स हो गए। कितने हो गए? 32। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सर फिर ऐसे फ्लोट कितना बाइट कैरी करता है। तो फ्लोट क्या भी देख लेते हैं कितना बाइट कैरी करता है। देखिए मैं आपको सब लाइव प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल टू में, यहाँ पर लिख देता हूँ साइज ऑफ फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट कितना बाइट कैरी करता है देखते हैं। तो फ्लोट भी 4 बाइट कैरी करता है, ठीक है। ये देखिए 4 आ रहा है, तो फ्लोट भी 4 बाइट कैरी करता है, इसका मतलब 32 बीट्स हो गया, ठीक है। यहाँ इक्वल टू लगा देता हूँ। अब देखते हैं डबल कितना बाइट कैरी करता है, पहले कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। साइज ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू में, ये साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो किसी भी डेटा टाइप्स का साइज बताने में काम देता है। साइज ऑफ एंड डेल, ठीक है। तो कैरेक्टर 1 बाइट कैरी करता है, ठीक है। मतलब ये इन सब की लिमिट है कि इतना ही कैरी करते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और साइज ऑफ देख लेते हैं कि साइज ऑफ डबल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। डबल डबल कितना बाइट कैरी करता है? तो डबल करता है, देखते हैं साइज ऑफ डबल। आने वाली वीडियो में मैं इसकी रेंज निकालना भी बता दूंगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। अब डीएसए का मैंने बोला है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल अपना 8 बाइट कैरी करता है, इसका मतलब डबल ही है जो सबसे ज्यादा बाइट कैरी करता है, और करना भी चाहिए क्योंकि फ्लोट 4 बाइट कैरी कर रहा है तो डबल उसका डबल ही कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि डबल के अंदर ज्यादा लिमिट्स रहती है डेसिमल वैल्यूज लेने की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए डेटा टाइप्स और ये वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट। आने वाले आप वीडियोस में अपन ऑपरेटर्स देख लेंगे, ऑपरेटर्स, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कभी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।